ट्रिन 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 फ़ोन की घंटी बजी तो कमल ने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो, मैं जयपुर से सर्वेश बोल रहा हूँ। कमल भाई, आपके लिए कुछ खास एंटीक आइटम्स देखे हैं। आप कल सुबह जयपुर आ जाओ। अत्यंत दुर्लभ और प्राचीन वस्तुएं हैं और ऐसा मौका कभी कभार ही मिलता है। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है सुरेश जी, मैं कल सुबह पहुँच जाऊँगा, कमल ने जवाब दिया। कमल ने जयपुर की अपनी तैयारी शुरू कर दी। एक बैग में ज़रूरी चीज़ें और कपड़े डालकर गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया। सदलापुर से जयपुर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर थी। कमल ने अनुमान लगाया कि जाने में 5 घंटे लगेंगे। रात को 12 बजे निकलूँगा तो सुबह 5-6 बजे तक जयपुर आराम से पहुँच जाऊँगा। रात का खाना खाकर कमल ने जयपुर के अपने 2-3 दोस्तों को फ़ोन कर आने की सूचना दी और अपने असिस्टेंट और ड्राइवर सलीम को गाड़ी चेक करने को कहा। गाड़ी में फ्यूल, हवा आदि चेक करके सलीम ने कमल से कहा, साहब गाड़ी एकदम ओके है। सलीम कमल की हम उम्र का था और पिछले 4 साल से कमल के यहाँ असिस्टेंट का काम कर रहा था। ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी भी चला कर लिया करता था। इन 4 सालों में उसे भी प्राचीन और पुराताप महत्व की वस्तुएं की समझ आ गई थी। सारी तैयारी होने के बाद कमल ने अपनी अलमारी से हॉल की खरीदी हुई ग्लॉक 36 पिस्तल निकाली। ये ऑस्ट्रेलिया निर्मित कॉम्पैक्ट साइज की हैंडगन थी जो 45 किलो बोर की थी। उसकी मैगजीन में पूरी 6 बुलेट भरी हुई थी। हाईवे पर आजकल लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई थी, इसलिए सुरक्षा के मज़ेदार उसने गन को साथ ले लिया। कमल ने गन की सेफ्टी लॉक लगाया और उसे कोटी की भीतर जेब में रख लिया। सारी तैयारियों से निश्चिंत होकर उसने सलीम से गाड़ी बाहर निकालने को कहा और मुख्य दरवाजे को लॉक कर दिया। अपनी इस आलीशान हवेली में कमल अकेला ही था। उसके मम्मी पापा 4 धाम की यात्रा पर गए हुए थे। इकलौती औलाद था, शादी भी नहीं हुई थी, अच्छे खाते पीते परिवार का था। चौकीदार को जरूरी निर्देश दिए गए थे कि बाहर हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। कमल बाहर निकला और चलते चलते घड़ी में समय देखा तो रात के 11:15 बजे हुए थे। कमल सलीम के बगल में आकर बैठा कि सलीम ने एक्सीलेटर पर पाँव का दबाव गाड़ी झुनझुन रोड की ओर बढ़ दी। अक्टूबर का महीना चल रहा था। हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगी थी। रात के समय ठंड और ज़्यादा बढ़ गई थी। रात के अंधेरे में गाड़ी सरपट्टे भाग रही थी। इस रोड पर रात को ट्रैफिक नामात्र ही होता था। कभी कभार कोई गाड़ी दिख जाती थी तो अच्छी बात थी। खंडेला तक पहुंचते पहुंचते रात के 3 बज चुके थे और अभी 100 किलोमीटर का सफ़र बाकी था। खंडेला से थोड़ा बाहर निकलते ही सड़क के किनारे एक खड़ी औरत और हाथ दिखा रही थी। उसने गाड़ी को रोकने का इशारा दिया। कमल ने सलीम से गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रुकते ही कमल ने देखा कि संप्रभात परिवार की एक औरत जो लगभग 40 वर्ष की थी, लहूलुहान थी। सिर से खून बहकर कनपट्टी और गालों का भिगोत कर रहा था। उसकी गर्दन तक भी खून जा रहा था। कमल ने खिड़की का शीशा बटन दबाकर खोला तो वह औरत खिड़की के पास आई और बोली, मेरा और मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। हम स्कूटी से जा रहे थे कि एक ट्रक वाला टक्कर मारकर भाग गया। मैं काफ़ी देर से सहायता के लिए खड़ी हूँ पर कोई रुक ही नहीं रहा। प्लीज़ आप हेल्प करें, मेरे पति घायल हैं और बेहोश भी। कमल ने सलीम से कहा, और देखो वहाँ जाकर क्या हो रहा है। कमल ने उस औरत से मुखातिब होकर पूछा, आपके पति कहाँ पर हैं? इस मेन रोड से वो सामने वाली टंकी है ना, वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, आप वहीं चलिए। उस औरत ने उंगली से इशारा कर रास्ता बताया। कमल ने एक हाथ से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और उसे बैठने के लिए कहा। वो चुपचाप पिछली वाली सीट पर आकर बैठ गई। सलीम ने गाड़ी को बाईं तरफ मोड़ा और लिंक रोड पर गाड़ी भगा दी। थोड़ी दूर जाने पर कमल ने फिर पूछा, कोई नज़र नहीं आ रहा?
कहाँ हैं आपके पति? थोड़ा सा आगे चलो, पास ही हैं, उस औरत ने कहा। कमल ने ब्लैक व्यू मिरर में देखा। उस औरत के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान लिखी हुई थी। उसका चेहरा झुर्रियों भरा बुढ़िया जैसा लग रहा था। भय के कारण सर्दी होने के बावजूद भी वो पसीने से तर हो गया। उसने उल्टे हाथ की बाह से चेक करा। उसका पसीना टपक रहा है और उसके सामने सड़क पर देखने लगा। वातावरण में गहन निर्वाता और अंधकार फैला हुआ था। कमल ने पुनः और उस औरत से पूछा, और कितनी दूर है? हम काफ़ी दूर आ गए हैं, कोई दिख ही नहीं रहा। कमल ने मन में सोचा, अगर एक्सीडेंट इतनी दूर हुआ है तो ये औरत घायल होने के बावजूद चलकर मेन रोड तक कैसे पहुंची? ज़रूर कोई ना कोई रहस्य है। आगे देखने के लिए अगला पार्ट देखें।